नमस्कार। आज हम अंडमान निकोबार की एक बेहद प्राचीन, सिनेमैटिक और दिल को छू लेने वाली लोक कथा ततारा वामीरो का विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे प्यार, रूढ़िवादी परंपराएं और एक ऐतिहासिक बलिदान सदियों से लोगों को प्रेरित कर रहा है। बिना वक्त गवाए सीधे कहानी में चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल किसी खूबसूरत स्टोरी बुक की तरह होती है। जरा कल्पना करके देखिए, सदियों पहले की बात है जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आज की तरह अलग नहीं थे, बल्कि एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ एक शांत समुद्र तट, ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और फिरोजी लहरों की मधुर आवाज, एकदम परफेक्ट और शांत माहौल। इससे पहले कि एक दुखद विभाजन सब कुछ बदल कर रखते। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के नायक ततारा से। पासा गांव का रहने वाला ये युवक बेहद हट्टा-कट्टा, शक्तिशाली और नेक दिल था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमर से बंधी एक रहस्यमयी लकड़ी की तलवार थी। उसने कभी किसी पर यह तलवार उठाई नहीं थी, फिर भी पूरे द्वीप के लोगों को पक्का यकीन था कि इस तलवार में कोई बहुत ही अद्भुत दैवीय शक्ति छिपी हुई है। अब हर महान कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एक तरफ पासा गांव है, जहाँ का हमारा ततारा है, और दूसरी तरफ लपाती गांव, जहाँ की रहने वाली है हमारी बेहद खूबसूरत नायिका वामीरो। और इन दोनों गांवों के बीच खड़ी थी एक बहुत ही सख्त, न टूटने वाली दीवार, गांव का एक कठोर सामाजिक नियम यह था कि एक गांव के व्यक्ति का दूसरे गांव के व्यक्ति से विवाह तो दूर की बात है, किसी भी तरह का संबंध रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित था, एकदम सख्त मनाही। तो इतने सख्त नियमों के बावजूद वे मिले कैसे? उनका पहला मिलन सच में किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा था। शाम ढल रही थी, दिन भर की थकान के बाद ततानारा समुद्र के किनारे बैठा आराम कर रहा था। तभी ठंडी हवाओं के बीच उसे एक बेहद सुरीला गीत सुनाई दिया। वो लपाती गांव की वामीरो गा रही थी। गोधूली बेला में अचानक एक लहर आती है, वामीरो भीग जाती है और उसका गाना टूट जाता है। उस अचानक छाई खामोशी में ततानारा एकदम मंत्रमुग्ध होकर उससे बस एक ही विनती करता है कि वो अपना गाना पूरा करे। लेकिन वामीरो का रिएक्शन क्या था? जाहिर है वो पूरी तरह से हैरान और खौफजदा थीं। उसने तुरंत पूछा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो और ऐसे अनुचित सवाल क्यों कर रहे हो? वामीरो जानती थी कि ये बातचीत नियमों के सख्त खिलाफ है। उसकी ये घबराहट और गुस्सा हमें साफ साफ याद दिलाता है कि उस समय समाज के नियमों का डर लोगों के दिलों में कितना गहरा बैठा हुआ था। नियम कितने भी सख्त क्यों न हो, ततारा का शांत और दृढ़ स्वभाव आखिर रंग लाया। जब वामीरो ने आखिरकार अपना नाम बताया तो सच मानिए ततारा के लिए वो नाम किसी मीठे रस जैसा था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खामोश और खूबसूरत था। हर शाम वे दोनों लबाती की समुद्री चट्टानों पर छुप छुप हर मिलने लगे। हरी भरी प्रकृति के बीच उनका प्यार खामोशी से लेकिन बहुत गहराई से परवान चढ़ने लगा। लेकिन ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। कहानी अचानक एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। मौका था पासा गांव के पशु पर्व का, जहां भारी भीड़ और शोरगुल के बीच पशुओं का प्रदर्शन और शक्ति प्रतियोगिताएं चल रही थीं। बेचैन ततारा का ध्यान इन सब में बिल्कुल नहीं था। वो तो बस पागलों की तरह वामीरो को खोज रहा था। जब वामीरो वहां पहुंचती है तो पकड़े जाने के डर से बुरी तरह रो रही होती है, और तभी सबसे बुरा होता है, वामीरो की माँ उन्हें एक साथ देख लेती है। वो आग बबूला हो जाती हैं और उस पूरी भीड़ के सामने ततारा का भयंकर अपमान करती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही भावुक और नाटकीय पल आता है। क्या इतनी कठोर और न झुकने वाली परंपरा सच्चे प्यार को हरा सकती है? पूरा गांव उस वक्त ततारा के खिलाफ हो गया था। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता था, आज वह खुद को बिल्कुल असहाय, अकेला और दुख से घिरा हुआ पा रहा था। उसका ये दुख अब एक ऐसे क्रोध में बदल रहा था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में उकेरिए। अपमान और दुख से उबलता एक बेहद शक्तिशाली युवक। उसने अपनी कमर से वो रहस्यमयी जादुई लकड़ी की तलवार निकाली और किसी इंसान पर वार करने के बजाय पूरी ताकत के साथ उसे सीधे धरती के सीने में घोंप दिया। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये उन अंधी रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ उसका सबसे बड़ा और आखिरी विद्रोह था। ये दृश्य किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई शॉट से कम नहीं था।
ततारा जैसे जैसे उस तलवार को जमीन में खींचता हुआ आगे बढ़ा, एक कान फोड़ू गर्जना के साथ जमीन फटने लगी। उफनती लहरें, तूफानी आसमान और वो प्राचीन सुंदर द्वीप आंखों के सामने देखते ही देखते दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया। और इसी भयानक दरार के साथ वे दोनों प्रेमी भी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। इस पूरी विनाशकारी घटना का जो अंजाम हुआ वो बेहद दुखद था। जमीन के दो टुकड़े हो चुके थे। ततारा उस टुकड़े पर फंस गया जो समुद्र में डूब रहा था और आखिरकार लहरों में ओझल हो गया। दूसरी ओर ततारा के जाने के दुख में वामीरो ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो पागलों की तरह किनारे पर उसे खोजती रही और अंततः वो भी कहीं गायब हो गई। वो अखंड द्वीप अब हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट चुका था, ठीक उनके दिलों की तरह। 96 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। आज कार, निकोबार और लिटिल अंडमान एक दूसरे से ठीक 96 किलोमीटर दूर हैं। ये भौगोलिक दूरी, इस प्रेम कहानी, उस भयानक क्लाइमैक्स और उस बहुत बड़े बलिदान का एक जीता जागता स्मारक है जो आज भी उस दर्दनाक घटना की गवाही देता है। कहानी के इस दुखद अंत के बाद ये कथा हमें एक बेहद जरूरी और जीवन बदलने वाला सबक देती है। जब परंपराएं और बंधन एक बोझिल भार बन जाएं, तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। नियम समाज की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन जब वही नियम लोगों की जान लेने लगें और खुशियां छीन लें, तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना ही सही होता है। अगर हम इस पूरी लोककथा से मिलने वाले प्रमुख संदेशों पर गौर करें, तो 3 अहम बातें सामने आती हैं। पहला, दमनकारी परंपराएं। आंख मूंद कर नियमों का पालन करने से सिर्फ अनावश्यक त्रासदी ही होती है। दूसरा, बलिदान की शक्ति। इन दोनों प्रेमियों के दुखद अंत ने एक जिद्दी समाज को बदलने पर मजबूर कर दिया। और तीसरा, सांस्कृतिक विकास। निकोबार के लोगों ने आखिरकार इस त्रासदी से सीखा, पुराने नियम को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अंतरगांव विवाह की अनुमति दे दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो अंत में ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, आज के हमारे आधुनिक समाज में ऐसी कौन सी परंपराएं मौजूद हैं जो आशीर्वाद के बजाय बोझ बन गई हैं, और उन्हें अंततः तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और नई चीजें सीखते रहिएगा।